नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, शदीद गर्मी और हब्स में हम सब दुआएं मांगते हैं कि खुदा अपनी रहमत की बारिश बरसा, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो हमें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है जब पानी सड़कों पर घंटों घंटों खड़ा रहता है, घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है और फिर कारोबारी जिंदगी भी दुश्वार लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी और बेहतियाती की वजह से इस सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त नहीं है। हमारी जो अगली खबर है ये भी इसी से जुड़ी हुई है और खबर यह है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट भी बल्दियाती इंतखाबात पर इसरार कर रही है। मकामी हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का क़याम क्यों जरूरी है, इस पर भी आज हमने बात करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों को आज तक की मोहलत देते हुए कहा है कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे वरना हम दे देंगे। केपी के हुकूमत के मुताबिक वो तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जबकि बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वहां के हालात इजाजत नहीं दे रहे। सिंध को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि पंजाब ने एक दिन की मोहलत मांग ली है। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, नई हुकूमत भी वहां पर क़याम अमन में नाकाम हो चुकी है। क्या मौजूदा सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का जो क़याम है ये वाकई नागुज़ीर हो चुका है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सेशन में एबटाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट लीक होने के बारे में वहां पर एक ब्रीफिंग दी गई है। इस ब्रीफिंग में क्या कहा गया है ये खबर हमारे साथ शेयर करेंगे रऊफ क्लासर साहब, और साथ ही हम कुछ नजर डालेंगे बॉलीवुड स्टार लेजेंड राजेश खन्ना, जिनकी आज पहली बरसी है। राजेश खन्ना को आज अपने मद्दाहों से बिछड़े 1 साल हो गए। इनकी रंगीन जिंदगी पर और इनके रंगीन गानों पर एक नजर डालेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना जो फनी करियर था वो गुजारा। इन तमाम खबरों में हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही क्लासा साहब और कायसा भी आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। जी कायसा। शाजिया, गुज़श्ता कुछ रोज़ एक ख़त जो है तालिबान की तरफ से लिखा गया मलाला को, इस पर बड़ी बात हुई। इस पर मुझे बड़ी लोगों ने जो है राब्ते भी आपस में जिस तरह सोशल मीडिया पे हम करते हैं, इसमें वसतुल्लाह साहब का एक कालम भी आया और मुझे शकील साहब ने, हमारे दोस्त हैं, इनवाइट किया, जिस पे कमेंट किया। इस पर बात करेंगे क्योंकि लगता है कि मलाला की एक तकरीर तो होगी, एक तकरीर उनकी अब होगी जब उन्हें गालिबन नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि कुछ बातें हमारी तरफ से भी करें और वो क्या बातें होंगी इस पर हम बात करेंगे। और सेकेंडली मैं बात करूंगा करेंसी मार्केट्स में बड़ी वोलेटिलिटी है और उसमें एक और अजीब व गरीब जो बात हो रही है वो ये कि जो बैंक्स हैं हर चंद के उनके पास $5 बिलियन के हैं रिजर्व्स, लेकिन वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स हैं वो उन्हें डॉलर्स नहीं दे रहे बड़े आसानी से। उन्हें कहा जा रहा है जी एक दिन पहले बताया करें, 20,000 से ज़्यादा डॉलर नहीं देंगे, 3,000। ये क्या है और क्यों हमें चरागाह समझ लिया सब ने? तो इस हवाले से ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, क्या खबरें आपके पास? जी शाजिया, आज एक तो मेन एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि कुछ हमारी कोई नैब के कुछ सोर्सेस से बात हुई है, बड़े आप कह सकते अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तुकीर सादिक साहब की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुकीर सादिक ने अपने नैब के इन्वेस्टिगेटर को चैलेंज किया कि आपने जो मेरे खिलाफ ये मुद्दा बनाया हुआ है 82 अरब रुपए का, पहले ज़रा इसको साबित तो करके दें, कैलकुलेशन करके दें कि ये 82 अरब रुपए का स्कैंडल कैसे आपने बना लिया है। तो इसकी हम डिटेल बताएंगे, अंदरूनी कहानी बनाएंगे कैसे इस वक्त नैब के जो अफसरान हैं बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गए कि 82 अरब रुपए की कैलकुलेशन करके वो कैसे साबित करें। तो ये तुकीर सादिक साहब तो डट गए हैं। इसके अंदर की हम आपको स्टोरी सुनाएंगे और मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी उसके बरक्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, ये उस पर बात करेंगे। और ये दूसरी बड़ी अहम खबर है मेरा ख्याल है, आज उसने जो नैब ने दावा किया है कि अगर वज़ीर आज़म जो साबिक थे यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं आज पेश ना हुए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी ये गिलानी साहब की गिरफ्तारी की, और साथ में राजा परवेज़ अशरफ साहब की गिरफ्तारी भी सर पे मुंडला रही है। क्या 2 साबिक वज़ीर आज़म अगर ये गिरफ्तार होते हैं ये नजर के बाद दीग रहे तो पाकिस्तान का पोलिटिकल सीन क्या बनेगा और इसके लिए नवाज शरीफ साहब कितने तैयार हैं, ये इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन कुछ ज़रा बात कर ले मानसून की, बारिशों की। कायसा, मानसून का सिलसिला पिछले 1 महीने से जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बारिशों का सिलसिला नाज़रीन शुरू होता है तो बहुत से शहर हैं जिनके जो अक्सर इलाके हैं वो पानी में डूब जाते हैं घंटों घंटों, बल्कि कुछ काफ़ी 2-3 दिन वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। लाहौर में आज सुबह काफ़ी बारिश, सारी के बाद बारिश वहाँ पर शुरू होगी। मुख्तलिफ इलाके हमारी इत्तलात के मुताबिक जो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सड़कों में पानी खड़ा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमर याकूब हैं। उमर, आवाज़ आ रही है आपको? जी शाजिया। उमर, लाहौर के किस इलाके में खड़े हैं? सुबह सारी के बाद जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सड़कों पर आप? शाजिया, अगर सूरत हाल की बात करें, मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक में और ये वो इलाका है जो हल्का है हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब का।
सूरत हाल की बात मेरे कैमरामैन ही आपको दिखा सकते हैं कि ये सारा पानी कि अब इस जगह से जो यहाँ के मुकामी हैं उनको निकलने के लिए तकरीबन पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि पानी इतना ज़्यादा है। सकिंग मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए हैं जो पानी को सक कर रहे हैं और दूसरे इलाकों में जाकर पानी को फेंक रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पानी है कि अब यहाँ के जो आसपास के रहायशी हैं, जो मार्केट है, वो बिल्कुल बंद है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आज का दिन तो नहीं लगता कि ये काम हो सकेगा। जो यहाँ पर एहलकार मौजूद है उनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर बारिश दोबारा ना हुई, अगर दोबारा बारिश हो गई तो फिर तो सारा दिन आज का इसी सिलसिले में गुजरेगा। होती है, हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन नकासी आपका जो सिस्टम है हमारा वैसे ही खराब का खराब है। तो कभी यहाँ पर किसी एमपीए यहाँ का जो है एमएनए, कभी किसी ने यहाँ पर काम के लिए कोशिश नहीं की? शाजिया, एमएनए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हल्के की बात है कि यहाँ पर पानी हर साल, और ये जो एहलकार यहाँ पे मौजूद है उनसे मैंने पूछा है कि ये इस बारिश के बाद है या अक्सर पानी खड़ा रहता है, तो उनका ये कहना है कि भजन यहाँ पिछले 50 साल से पानी खड़ा रहता है और ये जब भी बारिश होगी यहाँ पानी आपको लाजमन मिलेगा। यहाँ पर निकासी आपके वो इंतजाम नहीं होते जो पूरे आम शहर के अंदर किए जाते हैं। ठीक है। एक इलाके की बात की जाए तो अलग बात है, पूरे लाहौर के अंदर जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। एक तो ये भी इशू है कि ये अंदरून लाहौर है, गलियां पानी से भर जाती, नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है और लोगों के घरों के अंदर भी पानी चला जाता है और उनका जो कीमती सामान है वो भी खराब हो जाता है। अब दूर तक मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये लोग, ये जो मुकामी है यहाँ के, जो अपने घरों से बाहर निकलकर कोई काम के लिए जा रहे हैं, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने कोई काम करना है, तो ये एक साहब जो, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो कितनी मुश्किल से पानी में से गुजर रहा है। तो बाहर अगर किसी खवातीन या बच्चे ने निकलना होगा तो वो तो आज भूल ही जाएगा, अपने घर से निकल करना पड़ेगा कि कब पानी यहाँ से निकले और लोग जो है वो घरों से निकले। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। क्लासा साहब, सूरत हाल आपने देखी, जिस तरह सड़कों पर पानी खड़े, आप बाहर जाते रहते हैं, बाहर के दौरे आप करते रहते हैं, बारिशें बाहर भी ऐसे ही होती हैं, पता नहीं चलता कब बारिशें शुरू होने, और बहुत जोर की शदीद बारिशें होती हैं। लेकिन वहां कभी ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं मिली कि घंटों घंटों 2-3 दिन सड़कों पर पानी खड़ा रहे। हमारे निजाम में कोई खराबी है? ये अगर लाहौर की ये हालत है और पर्टिकुलरली वज़ीर आज़म साहब का हल्का, और जिस तरह लग रहा था कोई कि यहाँ पे दरिया नदी नाले बह रहे हैं, बेहतर तो होगा काजी साहब खुद ही इस पे कमेंट करें, हम यहाँ से दूर बैठ के बात करेंगे तो कहा जाएगा। साहब एक बात तो उमर याकूब ने बता दी ना कि 50 साल से ये पानी खड़ा है। पीएम साहब तो बाद में सियासत में आए हैं, इससे बहुत पुराना ये खड़ा हुआ है, ये निजाम है, इस निजाम में ये पानी होगा। काजी साहब, ये निजाम की बात नहीं है, नहीं काजी साहब, ये मेरा निजाम की बात नहीं है। आपने कहा 50 साल से खड़ा हो, पिछले वो कहा जाता है ये चौथी हुकूमत तो है नवाज लीग की लाहौर में पर्टिकुलरली। बाकी छोड़ दें, लाहौर पे आपने 1.5 खरब रुपया तो लाहौर पे लगा लिया पिछले 1 साल में। 1.5 खरब के बाद भी अगर ये लाहौर की ये हालत है और वजीर आजम साहब के हल्के की ये हालत है, तब्दीली तो आ गई फिर पंजाब में। ये पंजाब में ये तब्दीली तो हमें नजर आ गई। बाकी छोड़ दें आप ये 60% पाकिस्तान को आप उसको छोड़ दें, पिंडी के क्या हालात है, मुल्तान क्या है, गोजरावाला, बाकी शहर क्या है, लाहौर की अगर ये हालत है और वो भी वजीर आजम के हल्के की, तो काजी साहब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, लाहौरियों का मिजाज है, फिर लाहौरी भी इसी कल्चर के आदी हो चुके हैं, उन्हें भी मजा आने लग गया है। आपने कहा ना पुरानी आदतें होती हैं थोड़ी सी, वो ये बड़ी लेट जाती हैं, वो भी मेरा ख्याल आदी हो गए, पानी के, गटर के, इस तरह की गंदी चीजों के, वो भी नहीं उसमें निकलना चाह रहे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखें अगर, तो क्या वाकई जो मकामती हुकूमत है इनका क़याम वाकई नागुज़ीर हो चुका है? एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काजी साहब, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी इन्हीं तमाम सूरत हाल मसाइल को मद्देनजर रखते हुए वफाक और सूबों को आज तक की मोहलत दी है कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे दें, नहीं तो हम लोग आपको दे देंगे। पहले तो शायद मैं उसको जरा कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये पीएम साहब का हल्का हो या किसी का हल्का हो, ये कोई इसमें डिस्टिंक्शन करने की हमें नहीं। बात यह है कि जब मार्शल लॉ आता है तो हम कहते हैं जमहूरियत आएगी, तुम्हारे मसले हल होंगे। मार्शल लॉ के दौर में तो बल्दियाती इंतखाबात हुए, मैं अर्ज करता हूँ, मार्शल लॉ में बल्दियाती इंतखाब भी हो जाते हैं, अयूब साहब ने। फिर हम कहते हैं नहीं हमारे मसले तो हल नहीं हो रहे, जरा जमहूरियत आ जाए। फिर जमहूरियत आती, फिर कहते हैं ओहो ये मसले तो हल नहीं हो सकते, जरा लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हम करवा लें। और इसमें बात यह है, अनटिल अनलेस यू डू नॉट अनलीश योर फंड्स, जो आपके फंड्स हैं, जो आप पैसे इकट्ठे करते हैं, मैसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए लेके नहीं आते, तो भाई आप गुफ्तगू करते रहें, आप इलेक्शन भी कराते रहे, सारे कराते। अब क्या होता है, यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स को छोड़ के जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होते हैं तो कुछ चंद एक
लोग होंगे जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, वो आज वो भी आते हैं, लेकिन वो बहुत, वरना यही लोग होते हैं, यही फैमिलीज होती हैं जो वापस आती हैं, क्योंकि इलेक्शन का निजाम ऐसा है कि जहाँ पे एक मालियात का बहुत बड़ा लेकिन ये मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इंतखाब हुए, सूरत काफी बेहतर थी, गली मोहल्लों सड़कों की बहुत पानी ऐसे ही खड़ा होता था, बेहतर थी। क्या बेहतरी थी पानी के बारे? ये मैं आपको अभी फुटेज निकलवा के, छोटे-छोटे आप मसाइल देखें, वो लोगों के काफी हद तक हल होते थे। मैं आपको फुटेज निकलवा के दिखा देता हूँ इसी लक्ष्मी चौक की, परवेज मुशर्रफ के दौर में। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे मांगता है, पैसे आपके पास है नहीं, जो है वो किसी और काम। और जो आप 200 रुपया अगर आपने जमीन पे खर्च, 100 रुपया जमीन पे खर्च करना है, तो कभी आपने ऑडिट करवाया कि 20 रुपए से ज्यादा नीचे खर्च नहीं होता? आपके इदारों में इतनी जान नहीं है। तो ये बड़ी रेडिकल और बड़ी फंडामेंटल चेंजेस चाहिए, वरना ये पानी खड़ा रहेगा और हम इस गोडा साहब आप एग्री करते हैं जब मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो लोगों को काफी लोग मुतमईन थे, सुकून था, लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल थे वो हल हो जाते थे? मैं शायद आपकी बात को इससे सेकंड करूंगा कि जब एक तो मैं इनको बल्दियाती, ये जब हम बात करते हैं इसको, ये लोकल गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम आ रहा है ये तो बोगस है। मैं इस पर भी बात करूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं इससे ना होना ही बेहतर। इस पर बात करते हैं। जो बात आप कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट था, जो 1000% उसके मैं हक में रहा हूँ, पहले दिन से रहा हूँ कि जनाब मुशर्रफ ने कोई अगर अच्छा काम किया था, मैं समझता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का था। उसमें भी खराबियां हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश थी। हमें टांट किया जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में करप्शन होती थी। अभी जो करप्शन के स्कैंडल आ रहे हैं, कहानियां आ रही हैं, तो ये बड़े नेक लोग थे जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, या सेंटर में थे या सूबों में थे, ये बड़े अच्छे लोग थे, और जो नाजिम है वो करप्शन कर रहे थे। इनका जवाब जरा आप इनका मुलायजा फरमाएं जिसकी वजह से इन्होंने नहीं होने दिए थे। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कंसेप्ट था उसकी वजह से यकीनन तब्दीली यहां तक देख लें, बहुत सारे एमएनएस थे, मैं रिकॉर्ड पे किसी को निकाल के आपको दे दूंगा, जिन्होंने यहां कौमी असेंबली की सीटें छोड़ी और जाकर डिस्ट्रिक्ट नाजिम के इलेक्शन लड़े, और वहां पे वो ये बैठ के नाजिम लाग के बैठ के, क्यों? उन्हें महसूस हुआ कि हमारे पास वहां पावर्स भी ज्यादा हैं, फाइनेंशियल भी ज्यादा हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव भी ज्यादा हैं, और अगर हम नेशनल असेंबली में रह गए, हमारी जगह कोई और वहां पे डिस्ट्रिक्ट नाजिम बन गया और उसने कोई तब्दीलियां की, तो हम इरेलीवेंट हो जाएंगे। ये इंपैक्ट बता रहा हूं जो उन दिनों में आया था सामने, कि लोगों के मसाइल हैं लोकल लेवल पे हल होना शुरू हो गए थे। ये जिस बल्दियाती निजाम की बात कर रहे हैं ये आउटडेटेड है, ये आउट फैशन है, ये एक तरह का आई वाश होगा। कैसे कि जो ही इनकी हुकूमतें आए हैं, पीपल्स पार्टी को नवाज लीग के, ये गैंग अप हुए हैं। ये पंजाब में हो गए, वो सिंध में हो गए। इन्होंने कहा हमने नहीं होने देना, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने देने, हम तो डिप्टी कमिश्नर के जरिए आपका जिला चलाएंगे। अच्छा, केपीके और बलोचिस्तान ने भी इनको फॉलो किया, वहां पे ज्यादा फोकस नहीं था। इसका नुकसान ये हुआ है आपके पास कि पंजाब ने तरमीमें की हैं, अपने ऑर्डिनेंस जो थे इन्होंने, आज हम रह रहे हैं 2013 में, तरमीमें क्या की गई हैं कि जनरल जिया का जो 79 का जो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस है उसको रिवाइव किया इन्होंने जाके। हमने 79 वाले एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, सारी बल्दियाती निजाम को क्या करना है, जिसमें आपके पास 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जो आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या आपका वहां पे काउंसलर है उसके पास पावर्स ही नहीं है। ये जो मसाइल आप अभी दिखा रहे थे लाहौर की गलियों के, ये सड़कों के, ये बल्दियाती निजाम से ठीक होने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स चाहिए, जहां की अपनी उनकी हुकूमत हो, अपनी अपोजिशन हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, आपकी जो लोकल ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट करे, उनको एड दे, ना कि उनको डिक्टेट करे। एक चीज। और दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे थोड़ा सा वो भी है, एक तरह का हम छोटा सा एक मोहब्बत भरा गिला कर लेते हैं कि 2 साल पहले इन्होंने डेट दी थी, उस वक्त ये केस चल रहा है, उस वक्त भी कहा गया था कि आप इलेक्शन करवाएं, और पंजाब ने मजूरी की ये कर ली थी। सिंध वाले वैसे नहीं सुनते थे, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हालात इजाजत नहीं देते, कहे कि हम नहीं, हालात इजाजत आपको इसकी इजाजत देते हैं कि नेशनल वहां पे इलेक्शन हो जाए, मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाए, वो हालात इजाजत देते हैं जहां पे लोगों की भलाई आती है, लोकल लेवल पे आपको ग्रास रूट्स लेवल पे अपने मसाइल हल करने का टाइम आता है। आप कहते हैं हमारे पास हालात ठीक नहीं है। अगली चीज एक और यहाँ पे फटा पड़ने वाला है, ये इलेक्शन मान भी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, अगला फटा ये होगा जमाती होने चाहिए, गैर जमाती होने चाहिए, ये डिबेट शुरू हो जाएगी। देखेंगे कोई पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकेगी, या नवाज लीग कहेगी कि अगर हमने पंजाब में कराए तो इमरान खान की पार्टी के लोग ज्यादा ना सामने आ जाए। सेम दूसरे सूबों में उनको खदशा होगा, वहां पीपल्स पार्टी को अगर हमने कराए तो कौम परस्त सामने ना आ जाए। खुद सियासतदान यहाँ पे सियासी बुनियादों पे इलेक्शन कराने से खौफजदा हैं। ये वो लेगेसी है मार्शल लॉ की, डिक्टेटरशिप की, जिससे हम जाने छुड़ा पर आ रहे। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्ट्रांग होंगी, और मैं बड़े कन्विक्शन से कहता हूं ये मुल्क तरक्की करेगा, कभी भी अगर करेगा, जिसकी हम बात करते हैं तब्दीली आएगी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के जरिए आएगी। ये बल्दियाती, ये टूथलेस 79 का ऑर्डिनेंस, ये जिनको 2000 रुपए की पावर दे दो, गली बना लो, मला, इससे तब्दील नहीं आएगी। इंडिपेंडेंट, आपने सूबों ने आजादी ले ली है सेंटर से, अपनी खुद मुख्तारी, इन्होंने आगे से डिक्टेटर बन गए, फिरौन बन गए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, वो पैसे नहीं देते, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं होती। काजी साहब कह रहे थे पैसे नहीं है, अभी इन्होंने बात की है।
आपको पता है मेट्रो बस पे ये पर ये किलोमीटर कितना खर्चा है जो बनाई गई है, 1 अरब रुपए 1 किलोमीटर पे लगे हैं। आपके पास या 23-25 अरब रुपए इसके लिए मौजूद थे कि आप वहां मेट्रो ये बस बना लें, 1 अरब रुपया फी किलोमीटर लगा है। अभी जो प्लान किया जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं ये इसकी मेट्रो वगैरह की वहां पे आनी है, उसको $20 मिलियन की बात कर रहे हैं ये कि 2 अरब रुपए पर किलोमीटर लगेगा। सो ये वो इश्यूज हैं जो आपके सामने है। ये वही काम है जो नजर आते हैं। एक दफा प्रोग्राम में हमने पहले भी बात की थी, फिर वो काम किए जा रहे हैं जो विजिबल हैं, जो लोगों को नजर आते हैं। देखिए, लोगों को तो पानी नजर आ रहा है, हाँ। लोगों को आपका अस्पताल नजर आ रहा है, हाँ। ठीक है। बाकी बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि देखें सारे कोई कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ बुरा नहीं होता। मेरी बात का तो जवाब ही क्लासा साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा जी जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए, चूंकि माल उधर ज्यादा था तो ये सॉरी जो जिला काउंसिल के हुए, तो मैं खुद जाती तौर पे नाम नहीं लेता, मैं ऐसे MNAs को जानता हूं जो MNA जीत भी सकते थे, वो उधर चले गए। तो अब बात ये है कि इशू ये है कि आप एक बड़ी सोच में, एक सिस्टम में तब्दीली दरकार है आपको। और एक चूंकि जहां भी आप कोई सिस्टम फैलाते हैं तो उसमें वही रूलिंग एलीट, वही तरीकाकार, वही कंट्रैक्टर, वही ठेके, वही किकबैक्स, वही सारी वारदात आ जाती है, तो सारे का सारा निजाम जीरो हो जाता है। तो ये मेरा एक कॉलर है लाहौर से, शौकत अली। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। जो ये अपना काजी साहब और रऊफ क्लासरा साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इसी लक्ष्मी चौक के करीब से रहने वाला हूँ। शमदा शहबाज यहाँ के MNA हैं और पिछले 5 साल ये MNA रहे हैं। ये इतने शहजादे हैं, जब ये इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे जो ये इनके जो अदारे बन जाते हैं, छोटे छोटे जैसे खुर्दा घास निकल आती है ना, इस तरह के ये यूनिट बना देते हैं। उसके बाद ना इन यूनिट वालों को पूछते हैं कि भाई आपके हलके में क्या काम करना है या क्या नहीं कर रहा। असम्बली हाल के पीछे की एक सड़क है, काजी साहब उस पर ट्रेवल कर रहे हैं और मुझे ये बता दें कि उस सड़क का पिछले 10 साल से क्या हाल है। और जहां तक आपका ये कहना है कि ये लक्ष्मी चौक, ये तो इनके मामे चाचों की सब जायदादें हैं यहाँ पे, ना इन्होंने इस नाले को साफ कराना है और ना ये कर देंगे। ये सब इनकी जागीरें, हम इनके रियाया नहीं है, हम इनके बस कुछ कह नहीं सकता मैं कि इन्होंने हम लोगों को ना खामखाई जमहूरियत के चक्कर में जलील किया। बहुत शुक्रिया। वही बात काजी साहब, क्लासा साहब, लोग जब वो वोट लेने आते हैं तो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। डिलीवर अगर आप नीचे नहीं कर पाते तो फिर ये आपको सुनना पड़ता है। ये वोटर हैं, इन्होंने वोट भी दिया होगा और ये अब इनके नीचे पानी खड़ा है, ये कह रहे हैं मैं वहीं का बासी हूँ, तो मेरे ख्याल में। और जो इन्होंने रोड बताई उस रोड का वाकई बहुत बुरा हाल है। मैं सब्र करता हूं शौकत साहब, मैं उस रोड से बड़ी तकलीफ में रोजाना गुजर के जाता और आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी एक तजवीज है, जी क्लासा साहब, एक छोटी सी तजवीज है। मेरा ख्याल है पूरे लाहौर को उठाकर जो मेट्रो बनाई गई है ना, ये 23 अरब रुपए की, जो 23 किलोमीटर पे पूरे लाहौर को उसके इर्द गिर्द शिफ्ट कर दें तो मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे, कम से कम सड़कों के मसले हल हो जाएंगे। ठीक है क्लासा साहब, आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी का सेशन था, इसमें एबटाबाद कमीशन के बारे में जो रिपोर्ट लीक हुई, इस बारे में ब्रीफिंग क्या दी गई, क्या खबर है आपके पास? कल यहाँ डिफेंस कमेटी की यहाँ पे इजलास बुलाया गया और उस पर लीकेज पे गुफ्तगू हुई है। और जो मुशाहिद हुसैन साहब हैं वो चेयरमैन हैं। अगरचे मुशाहिद साहब ने जो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी, जिसकी मैंने आपको ये पूरी तफसीर भी बताई थी कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पे गुफ्तगू की गई थी और मुशाहिद साहब ने उसमें दावा भी किया था। अब ये मजाक था या सीरियस थे, उन्होंने तो नहीं कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भारतीय पेपर में जो आई थी, ये 2004 में मेरा ख्याल आई थी, तो मैंने लीक की थी। सो उन्होंने फिर कल जो एक और लीकेज पे कल खुद ही उन्होंने कमेटी बुला ली थी। तो उसमें एक जो इंपॉर्टेंट काम किया गया कि मीडिया को नहीं बैठने दिया गया। हालांकि ये मुशाहिद हुसैन साहब मीडिया के बड़े फ्रेंडली समझे जाते हैं, उन्हें एक तरह का शौक भी है कि मीडिया है चीज़ें हाईलाइट करे, वो कॉमेंट्स भी बड़े अच्छे करते हैं। तो उन्होंने मीडिया को उसमें नहीं बैठने दिया, इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने कुछ देर सहाफ़ियों से बातचीत की है। एक तो उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, दैट्स अ गुड स्टैंड। ये मेरा ख्याल मुशाहिद हुसैन साहब का बड़ा अच्छा स्टैंड है कि वो कहते हैं चीजें सामने आनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। अंदर की जो कहानी सामने आ रही है, कौम को मुबारक हो, मेरा ख्याल है कि वो फरमा रहे हैं जो असल रिपोर्ट है वो महफूज है हमारे पास, वो लीक नहीं होने दी। ये ड्राफ्ट लीक हुआ है, ये ड्राफ्ट लीक हुआ है, वो महफूज है। तो मजीद आप ये 25-30 साल वेट करें तो उस पर शायद हो सकता है मुशाहिद हुसैन साहब जैसे और दिल का दर्द रखने वाला कौम का, वो शायद इस रिपोर्ट को लीक करेगा। जो कल वहां पे गुफ्तगू हुई है और आज रिपोर्ट भी हुई है, कुछ उसकी इनसाइड डिटेल्स आ रही हैं कि सारी गुफ्तगू इस चीज पे हो रही है कि लीक कैसे हुआ है। कोई बंदा इस पे बात करने को तैयार नहीं है कि भाई जो उसमें रिकमेंडेशन है, जो उसमें फेलियर्स हैं, जो उसमें इनकम्पिटेंसी दिखाएगी, उसका क्या होगा अगर वो असली रिपोर्ट सामने आ भी जाती है, जिसकी बात कह रहे हैं। और अशरफ जहांगीर काजी साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर है, उनका 40 पेजेस का वो जो था उनका नोट है, उनके जो उनके इख्तलाफ किया है, उसको पब्लिक करने की बात हो रही है। प्लस हमें बताया गया, इनसाइड सोर्सेज कह रहे हैं कि काजी साहब ने फरमाया कल मीटिंग में कि मैंने ओरिजिनली 70 पेजेस लिखे थे और उन्होंने उन पर इल्जामात भी लग रहे हैं
वो जस्टिस इकबाल साहब इसके चेयरमैन हैं, कि वो बड़े सॉफ्ट थे, वो बड़े गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे कि छोड़ें जी, जनरल बात कर लें, किसी आप ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लें, किसी को नाम से एक्यूज मत करें, आप इसमें आप ब्लेम गेम में ना जाएं। वो कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन हमें लगती है कि चेयरमैन थे कमीशन के, वो कहीं ना कहीं पे चाहते थे कंप्रोमाइज किस्म के अंदर नेम ऑफ हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हल्ट ना हो, हमारे इदारों पे नाम ना हो। सो उस पे इनके दरमियान इख्तलाफात रहे हैं कमीशन के मेंबरान के दरमियान। और पर्टिकुलरली मैं कहूंगा जो ज्यादा अप्रिसिएशन जानी चाहिए वो फॉर्मर एम्बेसडर जो हमारे अशरफ जहांगीर काजी साहब का नाम आ रहा है कि एक सिविल सर्वेंट होते हुए भी, एक सिविल सर्वेंट, वो हमारे फॉरेन ऑफिस के वो रहे हैं, बहुत बड़े अफसर रहे हैं, सिविल सर्वेंट होते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया है। जो तवक्को हम ये जस्टिस जावेद इकबाल से करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जज को समझा जाता है इंडिपेंडेंट होता है, किसी दबाव में नहीं आता, खुल के बात करता है और खुल के ऑब्जर्वेशन देता है। तो लेकिन इस ये प्रोसीडिंग से हमें लग रहा है कि जो सिविल सर्वेंट थे जिनको हम ब्लेम करते रहते हैं कि ये हमेशा कंप्रोमाइज्ड ये बातें करते हैं या कंप्रोमाइज किस्म के फैसले करते हैं और हर एक के साथ मिल जाते हैं, ताकतवर इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं करते, तो वो तो वहां पे 70 पेजेस का वो लिख रहे हैं, इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं। जो कमीशन के सरबराह हैं वो कहते हैं नहीं आप इख्तलाफी नोट को कम करें, उन्होंने 70 पेजेस से 40 किए। एक और चीज जो ये मुझे पता चली है कि कमीशन के हमारे सरबराह जो है ये कुछ जो हमारे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है उनसे भी सलाह मशवरे में ये उनके साथ भी ये राब्ते में रहे हैं कि आप बताएं। और मुझे बताया गया कोई सोर्सेज ने कि बाकायदा इसको वेट कराया गया, रिपोर्ट को बड़े पावरफुल लोगों को पहले भेजी गई कि ये पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लें। मैं इस पे आपका टेक लूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है क्लासा साहब। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आपको याद होगा कल हमने एक स्टोरी की थी, क्लासा साहब ने हमें बताया था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो भत्ता कल्चर शुरू हुआ है, तालिबान की जानिब से भत्ता वसूली वहाँ पर शुरू हो गई है। आज हम आपको इसका फॉलोअप देंगे। सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम हमारे साथ होंगे जो हमें इसकी अंदरूनी कहानी है कि ये कल्चर कराची से वहाँ तक कैसे पहुँचा, इस बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, नवाज है चिन्योट से, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बाजी बात ये है कि मैंने 2001 में रिटायरमेंट मुझे गोल्डन एज शेख के हबीब महल ने किया था, 1548 रुपए उन्होंने पेंशन बनाई थी। तो बेटा ये मेरी बात अल्लाह के वास्ते ये कोई ऊपर पहुंचा दे तो मेरी पेंशन 1548 पाकिस्तान का दुनिया का वायद आदमी है जिसकी 1548 रुपए पेंशन आप भी है और 2001 में रिटायरमेंट हुआ था और आज 2013 जा रहा है। तो मेरी बच्चियां भी अभी शादी करने वाली हैं, तो मेरी प्लीज मेहरबानी करके ये हेल्प करवा दे। वो चीफ जस्टिस नोटिस लेने में अखबार में दिलाया है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। तो बेटा मेहरबानी करके, मेरी 58 साल उम्र है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूँ? 1548 में क्या करूँ? मैं नाश्ता भी नहीं कर सकता महीने में। ठीक है, बहुत तो प्लीज मेरी ये हेल्प कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज आपका। इस पर हम जरूर बात करेंगे। आपका जो मसला है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे किसी दिन अपने प्रोग्राम में। जी अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज इनकी जो पेंशन का मसला है वो हल किया जाए। बात वो जो क्लासा साहब के हवाले से करना चाहते, ये एक क्लासा साहब के हवाले से नहीं, ये जो पिछली स्टोरी थी उसके हवाले से करना चाहता हूँ जिस पे क्लासा साहब बात करते हैं। बात यह है कि अब हम माफी मांग लेते हैं। हमारी गलियों में पानी खड़ा है, हमारे बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं। एक आदमी था उसामा बिन लादेन जो बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुका था, उससे पहले सीआईए ने इस्तेमाल किया, यहाँ पे वॉर ऑन टेरर या उसके हवारी लेके आए जिसके नतीजे में यहाँ बिजनेस एम्पायर्स बनी, नीचे धमाके हो रहे हैं। कल भी बस के में एक धमाका हुआ जो ड्राइवर ने लोगों को बचा लिया। बात यह है कि हमने इससे क्या निकालना है, मुझे समझ में नहीं आती। रिपोर्ट ले गए, रिपोर्ट आ गई, और कौन सा हमारा राज रह गया है, कौन सा हमारा यहाँ की सारी रूलिंग एलीट जो है वो किसकी जोली में, सारे जानते हैं ये बात। तो मसला ये है कि अब इस इशू को हम क्यों नहीं खत्म कर देते, हम कब आएंगे अपने रियल इश्यूज को जो है एड्रेस करने के लिए। एक तो मेरा ये इस पे है, इस पे क्लासा साहब से भी कुछ पूछ लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं क्लासा साहब एक मैं और बात करना चाहता हूँ। ये जो मलाला को खत लिखा है हम यहाँ तालिबान ने कि आप यहाँ तशरीफ ले, और मलाला ने जो कुछ दिन पहले तालीम की बाबत फरमाया है यूएनओ में कि जी बड़ा हमारा मसला है, मैं एक तो उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ इस हवाले से, और फिर इस हवाले से जो उनकी तकरीर होगी अगर उन्हें नोबेल मिलता है उसकी एक्सेप्टेंस की। तो बात यह है कि तालीम को बड़ा नुकसान पहुंचाया यहाँ पे तालिबान जो धमाके करते हैं या मिलिटेंट्स करते हैं या शिदत पसंद जो भी करते हैं लोग। लेकिन एक और धमाका है जिसकी आवाज नहीं आती,
और वो बड़ा खौफनाक धमाका है रऊफ क्लासरा साहब। वो धमाका है जब आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं IMF के बंदों को बिठा के, वहीं उस मुल्क के नुमाइंदों को बिठा के जहां मलाला ने तकरीर फरमाई थी। और जो वसतुल्लाह साहब का मैंने कालम पढ़ा, वो यकीनन हेरोइन है, जोन ऑफ आर्क भी है, मगर हम उससे दरखास्त करते हैं कि वो अहले मगरब को यह बताए कि ये तो है ही, और ये भी आपकी लेगेसी है जो हमारे स्कूलों को ये बर्बाद कर रहे हैं। मगर ये जो आप हमारे साथ, पहले आपने शौकत अजीज के जरिए पहली रजीम IMF की रिफॉर्म्स की, दूसरी रजीम IMF की रिफॉर्म्स की, एक ऐसा माशी मॉडल मुसलत करते हैं कि यहां पर जिल्लत और बिजरी होती है, और फिर उसके बाद आप एक मदर टेरेसा भेज देते हैं जो हमारे ऊपर रहम खाए, हमारे जख्मों पे लगाए, फिर आप उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं जिसे डिस्कवरी पे चला के उससे भी पैसे कमा लें। तो ये भी उनको बताया। मुझे याद आ गया वो इफ्तिखार जालिब के 2 मिसरे याद आ गए, वो जो एंजला उसकी नज़म थी कि एंजला यूनेस्को से कहना मेरा बाप सदियों से खून थूकता है, एंजला यूनेस्को से कहना मेरे भूखे बच्चों की खातिर खुश्क दूध और बिस्किट भी लाए। तो अगर मलाला ढूंढेगी तो इस इलाके की मिजरी की जो सोर्स है उसे वहां मिल जाएगा जहां से उसे नोबेल मिलना है, जहां से उसे वो सारे आजाद और अवार्ड मिलने हैं, जहां से उसे एक नई NGO के लिए फंड्स मिलने हैं। वो बच्ची है हमारी, हमें बड़ी दुख है उस पर जो जुल्म हुआ, वो बहुत ज्यादती थी, हम उसको बिल्कुल कोई आदमी कंडोन नहीं कर सकता, मगर इस जरिए से हम ये भूल ना जाएं। और ये देखें जो कल इंडिया में 20 बच्चे मर गए, वो तालिबान को किसने मारे हैं? यहां पे जो 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं, वो किसने किए हैं? तो हमारे साथ चकमा ना करें, हम पहले ही बड़े दुखी हैं और ये आबादियां इसीलिए रिएक्ट कर रही हैं। तो मैं ये उन सब दोस्तों को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं इस पर कमेंट करूं, और मैं एक आखिरी बात इस हवाले से कहना चाहता हूं कि जब मलाला तकरीर करे, जब उसे मिले नोबेल प्राइज, तो हैरल्ड पिंटर की वो तकरीर जरूर पढ़ ले जिसे नोबेल मिला था 2005 में अदब पे। उसने तकरीर में एक बात कही थी, और वो मैं सिर्फ बड़ी लंबी तकरीर थी, मगर उसने कहा था कि वार क्रिमिनल हैं जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है वो भी, और जो सदर बुश है वो भी, और उसने अपने अवाम से नोबेल प्राइज याफ्ता उनका एक जायंट इंटेलेक्चुअल अपने अवाम से कह रहा है कि उठो और इन क्रिमिनल्स के खिलाफ आप रजिस्ट करो और ये जंगें बंद करो। तो मेरे ख्याल में हमें नहीं चाहिए और उन्हें भी नहीं चाहिए कि मलाला की अजीम कुर्बानी को इस तरह से वो इस्तेमाल करें, और मलाला को भी चाहिए कि ये केस वहां पे ऐसे लड़े। साहब आप कुछ कहेंगे इस पर? आप काजी साहब की इतनी बड़ी लंबी उसके बाद अब क्या कमेंट किया जा सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक मलाला एक बच्ची है 13-14 साल की, इतने बड़े ट्रॉमा में से गुजरी है, इतने बड़े टेरर में से गुजरी है, और मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसकी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के बजाय हमें कहा जाता है मलाला ने ये बात क्यों नहीं की, मलाला ने वो काम क्यों नहीं किया। क्या सारे मुल्क के 65 साल का जो बर्डन है, जो यहाँ पे गलत चीजें हुई है, जिसकी ये मलाला पे डाल, मलाला ने जाके वहां पे क्लीन अप या ऑपरेशन क्लीन अप करना है, पूरी दुनिया में जाके करना है। उस आप एनवायरमेंट को तो आप जरा देखें। मेरे यहाँ बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं जो आके क्वेश्चन करते हैं, और सोशल मीडिया में मैं ये बहस में वैसा पढ़ाता हूं कि मेरे बच्चों को तो राइट है, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, स्कूलों में जाएं। वो सवात की बच्ची अगर लड़ी है वहां पे, उसने कोई बात की है, कोई वहां पे डिफेंस दिखाई है, पूरा मुल्क उसके खिलाफ है, पूरी दुनिया ने उसको रिस्पेक्ट दी है। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही तो अपने मुल्क में नहीं मिल पा रही। इतने टांट्स हैं, और मैं डेली सुनता होता हूं कि आपको फलां बच्ची याद नहीं आती, आपको फलां याद नहीं आती। मतलब ये है कि अगर आपने मलाला को अप्रिशिएट करना है तो पहले 1000 ये बच्चों की फलां फलां बला बला की लिस्ट बनाएं, उसके बाद आप मलाला का नाम लें। एक चीज देखने वाली है कि उस बच्ची ने एक मखसूस हालात में बैठ के स्ट्रगल की है, यहाँ पे इतने डाउट्स क्रिएट किए गए, इतनी यहाँ पे चीजें की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। अच्छा, अब जब उसको दुनिया रिस्पेक्ट देने को तैयार है और हमारा इमेज जो है एक बच्ची की वजह से एक बेहतर हुआ है, हम उसको डाउन प्ले करने के चक्कर में पड़ गए। जैसे अभी काजी साहब ने एक एजेंडा सेट कर दिया कि जब मलाला तकरीर करने जाए तो 1 2 3 4 5 ये चीजें भी कहनी चाहिए। तो मेरी ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो एक बच्ची है, उसको बच्ची के तौर पर ट्रीट करें। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लाइक ऑल ऑफ अस, हमारी बच्चियों की तरह है जैसे हमारे बच्चे हैं। उस पर जितना बर्डन हमने डालने की कोशिश की है और जितना मैं समझता हूँ हमने डिसोन किया है, इट्स ए क्रिमिनल एलिमेंट है जो हमारा। ये बताएं क्लासरा साहब, मैं अगर हम ये कहते हैं कि इसे प्रोपेगेंडा टूल ना बनाए, इसकी कुर्बानी को इस तरह से अंडरमाइन ना करें, इसकी कुर्बानी को मुझे ये बताएं वो ये आप अब वो सारे वेस्ट को ये बता रहे हैं कि तालीम यहाँ तालिबान की वजह से नहीं होती। यहाँ पे तालीम इसलिए नहीं होती कि आपने जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म नहीं, तो जो स्कूलों को उड़ाया जाता है, स्कूलों को उड़ाया जाता है, भाई कौन उसको, भाई स्कूलों को उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो तालिबान तो फिर यूएन में वो ये भी बताया कि ये तालिबान को यहाँ लेके कौन आया था, यहाँ पे एम्बेसी में इनके वीजे लगवा के यहाँ पे वॉलंटियर क्यों इस्तेमाल हुए थे? आपकी रूलिंग क्लास इस्तेमाल हुई थी कल भी और आज भी हुई थी। हम ये कह रहे हैं
कि कल अगर डॉलर लिए थे, आपने पैसे लिए थे, मैंने ये बात- जाती तौर पे जंग तो लड़ने के पैसे मैंने लिए नहीं लिए थे। मैं ये अर्ज और कर रहा हूं, आपसे मुराद ये है, आपसे तो इन मुराद है सारे- हम इन सारे आपसे सवालों मुराद जिन्होंने है हम। डॉलर लिए थे वो आज भी उधर ही बैठे नहीं, हुए तो इन हैं, सारे- जाके उनकी बिजनेस एम्पायर्स देखें, उन पर तो जिन्होंने उंगली भी नहीं डॉलर उठाता। लिए थे, उन नहीं पर तो सर, कोई नहीं उंगली काजी साहब, उठाता। जिन्होंने डॉलर लिए थे, जिन्होंने डॉलर लिए थे वो आपके टेलीविजन चैनल के सबसे बड़े एनालिस्ट हैं। और वो इन दिफाई सवालों के मुबस्सिर हैं जवाब आपके। देना क्या मलाला की जिन्होंने जिम्मेदारी तबाही है की- वहां पे? मलाला की अजीब- जिम्मेदारी है। एक बच्ची है, हमने उस पर बोझ डाल दिया है, उसको हमने अपने मुल्क हमने नहीं डाला हमारी जितना औकात वेस्ट तो ने ये डाल है कि- दिया है, हमने इतना नहीं डाला नहीं, जितना हमारी मगरब ने औकात तो डाल ये है, दिया काजी है। साहब, उसको आप वो नहीं, काजी साहब, हमारी propaganda औकात टूल तो ये बना है रहे कि हैं। अपनी बच्ची, चलें, नहीं प्रोग्राम- काजी साहब, हमारी जी, जी। औकात तो ये एक बच्ची को हम पाकिस्तान में खुद उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये हमारी औकात है। और बातें हम करते हैं पूरी दुनिया को फतह सही। करने की, नाज़रीन, एक बच्ची प्रोग्राम हमारे में यहाँ रह वक्त नहीं है, सकती। मैं उनको तो डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो असल सूरत हाल है, यहाँ ये कोई तालीम जवाब नहीं ये- कि आप यहाँ इनको नहीं तालीम defend ना कर रहे, होने तो की टारगेट वजह मलाला को कर रहे हैं। जो एजुकेशन की उसने बात की है, यहाँ एजुकेशन ना होने की वजह ये है आपके कि इस लिए निज़ाम में- मलाला- इस निज़ाम में काजी साफ साहब, पानी का आप गिलास नहीं मेरी मिल बात सकता, सुनिए, आप- तालीम कहाँ से मिलेगी? तालिबान- आपके लिए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनी है, आपके लिए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इसकी बनी वजह है नहीं मलाला। समझते कि तालिबान यहाँ पे जो सवात और हमारे इस तरह के इलाके हैं, भाई यहाँ उनको तालीम कौन नहीं सपोर्ट देते। करता है? उनको कौन सपोर्ट करता है? अभी ये तालिबान ये सीरिया काजी में जा साहब, रहे थे, अमेरिका के शाना बशाना जो है वो अब उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है कि यहां से जी जा रहे हैं, सीरिया में जा रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा जी हम नहीं जा रहे। तो हमें क्या पता जन्म इनका कहां हुआ था, आज भी उनके डांडे उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते, ये हमारे हैं, हमें क्या पता, हम इसकी बात नहीं करते। लेकिन बात ये है स्ट्रगल है भाई उसको कौन अंडरमाइन कर रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको उसकी कुर्बानी की आप उसको अंडरमाइन। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तौकीर सादिक ने नैब के अफसरान को किस तरह से एक नए इम्तिहान में डाल दिया। बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर सहाफ़ी शकील अंजू हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शकील। कल भी हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद और पिंडी में जो भत्ता कल्चर है वो कराची से यहाँ तक कैसे पहुँच गया, तालिबान ने कैसे वसूली शुरू कर दी, क्या मामला है ये सारा? अच्छा, ये मैं इस लफ्ज जो है ना भत्ता, इससे जरा इसलिए खिलाफ करता हूँ कि ये एक्टिव टेररिज्म है। इसमें भत्ते का तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक गैंग होता है वो जो आपको नजर आता है कि जी ये गैंग है, ये मौजूद है, फलां उसको हेड कर रहा है, ये अलग बात है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन ये बिल्कुल ये टेररिज्म है। ये जो टेररिस्ट गैंग है TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या इसके साथ के जितनी छोटी झैली तंजीमें हैं, ये दहशतगर्दी, ये देखें ये खुदा बने हुए हैं, ये जिंदगियों के सौदे करते हैं। एक तरफ लेटर में ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की हिफाजत करता है और आपको जिंदगी देता है, उसके साथ ही अगली सत्र में ये लिखते हैं कि अगर आपने ये रैंसम अमाउंट न दी तो आपको आपकी और आपकी जिंदगी, आपकी खानदान की जिंदगियों की कोई जमानत नहीं, फिर हम आपको एक ऐसे गैंग के हवाले कर देंगे जो आपको तबाह बर्बाद कर देगा 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये वो चीज नहीं है, ये है रैंसम, ये है तावान, बगैर अगवा किए लोगों से तावान, और करोड़ों फॉरेन करेंसी डॉलरों में हासिल करते हैं। शकील साहब, तो शकील इसलिए साहब, जो आपकी कल ये स्टोरी थी, आप शकील साहब आपकी जो कल स्टोरी थी, आपने उसमें जिक्र किया कि आप वो डॉलरों में तमाम लेना शुरू हो गए, पाकिस्तानी करेंसी की औकात खत्म हो गई है, अब वो कहते हैं डॉलर्स दें। ये क्या कहानी है डॉलर लेने वाली? ये दुबई में और लिखा हुआ है कि ये लोकल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, वो जो बैंक हैं, वो भी हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनको नहीं पता 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ डॉलर कहाँ से आएंगे और किस तरह ये ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में कैसे आ रहे हैं। और दलेरी ये है कि वो उन्होंने अपना नाम दिया है कि फाइनेंस विंग का ये इंचार्ज है और इसका जो है बेस्ड इन दुबई, और उसने 4 अपने दिए हुए ईमेल एड्रेसेस जिससे आप राब्ता करेंगे और उसके बाद उससे तय करेंगे कि जी किस अंदाज में ट्रांजैक्शन होनी है। तो ये बहुत हौलनाक है, ये बत्ताखोरी इसके नजदीक कुछ भी नहीं है। तो शकील वहाँ पर ताजिर तबका जो है, कारोबारी तबका है, लोग तो बड़े परेशान होंगे, कोई किसी और क्या कोई लॉ एनफोर्समेंट कर रही है कुछ? लॉ एनफोर्समेंट को इसका वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये खौफ की अलामत बने हुए ना, अगर किसी को पता भी लग जाए, अव्वल तो ये बताते नहीं है। बहुत बड़ा ये जो सेटबैक ये है कि ये पुलिस को इतला ही नहीं देते, चुप करके लगे रहते हैं, बार्गेन करते रहते हैं। अच्छा। 70 करोड़ से 7 करोड़ पे आ जाते हैं और पैसे अदा करते हैं और बंदा अपना छुड़वा लेते हैं, या उससे पहले बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन ये जो है पुलिस भी, असल प्रमोशन पुलिस की तरफ से है कि ये काम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों का है कि उन्हें ट्रेस करें। अच्छा, ये कौन लोग हैं शकील साहब?
ये इस्लामाबाद पिंडी के कोई मकामी लोग कर रहे हैं या आपका ख्याल है कोई वजीरिस्तान ट्राइबल एरिया के कुछ गैंग्स हैं जो एक्टिव हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में? मकामी नहीं है, ये मुख्तलिफ इलाकों में केपी में और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे मुकीम है, पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पे मुकीम है, वहाँ से जनरेट होते हैं, वहाँ से एक गैंग भेजते हैं। जैसे एक गैंग पकड़ा गया ना, वो तीनों आ रहे थे रैंसम कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो पहले मुखबरी तो वो पकड़े गए। सही बात। शकील साहब से छोटा सवाल लास्ट, शकील साहब, ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं चौधरी निसार अली खान साहब बड़े दबंग ये समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा भी था कि कराची को आप एक माह में ठीक करें, नहीं तो हम उस पर कोई एक्शन लेंगे, अगरचे बाद में उन्होंने इसकी तरदीद की थी। आपको लगता है चौधरी निसार अली खान साहब और हमारी जो इस्लामाबाद की पुलिस है, अब उनके नए IGP आने वाले सिकंदर आजाद, इनमें इतनी कैपेसिटी है, विल है कि ये इतने बड़े लेवल पे जो स्टोरीज आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं इसमें रैंसम के, ये डील करने की कैपेसिटी रखते हैं, विल है इनमें इस्लामाबाद की आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या यहाँ के वजीर दाखिला में? जी, मुझे इसमें थोड़ा सा अपनी राय का इख्तिलाफ, अभी क्योंकि सीन खुल के सामने नहीं आया, अभी तक मेरिट की बातें हो रही हैं, लेकिन IG इस्लामाबाद जो मुंतखब हुए हैं वो वाकई बहुत ईमानदार और बहुत कमिटेड आदमी है, लेकिन वो जो उनके साथ टीम पहले से बनाई जा रही है वो सारी सिफारिश पे मुबनी है। यानी DIG का नाम आ रहा है, SSP का नाम आ रहा है। देखिए जब टीम ही आप गलत देंगे वो क्या करेगा एक IG आके? सिर्फ एक IG के अलावा बाकी नीचे जितनी लॉट है वो सब सिफारशी हैं, वो सब किसी न किसी बुनियाद पे उन्होंने नून लीग को फायदे पहुंचाए हुए हैं और वो आज उसका रिवार्ड हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकील अंजुम आपका, यकीनन एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्लासा साहब आगे बढ़ते हैं और ये बताएगा कि नैब के अफसरान के लिए किस तरह इम्तिहान में उन्होंने डाल दिया तौकीर सादिक ने उन्हें, कैसे वो पहले प्रूव करेंगे कि 82 अरब की करप्शन हुई है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये गिरफ्तारियों की जो बात हो रही है वो कहीं हो रही है नहीं हो रही, ये बेहतरीन टॉप लेवल की। ये शायद ये कायसा बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि जो रिपोर्टिंग हुई है तुकीर सादिक की गिरफ्तारी के बाद, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग हुई है कि वो तुकीर सादिक ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, बड़े बड़े लोगों के नाम दे दिए, नहीं जी करप्शन 82 अरब रुपए की नहीं है, 150 अरब की है, और बहुत बड़े एक भी नाम अब तक सामने नहीं आया कि तुकीर सादिक ने किस किस का नाम लिया जी मेरे साथ कोलैबोरेटर। एक तो हमारे सहाफ़ियों को भी देखना चाहिए कि जो सुनी सुनी बातों पर वो शुरू हो जाते हैं और जहाँ से छोटी सी लीड मिली और हम भी बड़ी बड़ी लीडें छाप जाते हैं, क्योंकि वही काजी साहब वाली बात कि माल बिक रहा है, सौदा बिक रहा है तो बेची जाओ वाला हिसाब है। अब कुछ मेरी कंसर्न लोगों से बात हुई नैब में, मैंने कहा असल कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो उल्टा मुझे एम्बेरस नजर आ रहे हैं। नैब के ऑफिसर कहते हैं जी हम क्या बताएं अब आपको कि हम गए हैं उनके ये तुकीर सादिक साहब को हमने धमकाया शमकाया, कोई थोड़ा सा जैसे थ्रेट वाला स्टाइल है, तो तुकीर सादिक ने कहा और हमने उनको ऑफर भी की पेश, इनका तरीका बर्दाश्त यही होता है इन्वेस्टिगेटर का कि पहले लालच दें, उनको बाद हम आप गवाह बनाने की कोशिश करें, ना बने तो फिर उनके बाद अब थ्रेटनिंग एटीट्यूड पे आ जाएं, उनको सोने ना दें, थप्पड़ छप्पड़ मारें, टॉर्चर करें, जो भी तरीके इनके इस तरह के करते ताकि वो मान ले। तुकीर सादिक ने कहा जी ये आप हरबे आजमाल है मेरे ऊपर, लेकिन पहले मुझे जरा वो बिल तो बना के दें, वो जरा काउंटिंग करके दे दें, आपने जो पूरे मुल्क में एक तरह हिजान बर्पा किया होगा, 82 अरब रुपए की करप्शन मैंने की है, जरा मुझे कैलकुलेशन तो दें, हिसाब किताब तो बताएं कि मैंने 82 अरब रुपया कैसे का ये माल अपनी जेब में डाल के ले गया हूं। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में, हमारे अपने प्रोग्राम में ये बात मैंने की थी कि ये बाज इसमें प्रोजेक्टेड फिगर है कि फलां पार्टी को इतना गैस का फायदा दिया गया, फलां को इतना कोटा नहीं था, इतना दिया गया है, इस तरह के लॉसेज हुए हैं जिसमें मेरा ख्याल उन कंपनीज को भी साफ जरा इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह बता दिया गया कि शायद 82 अरब रुपया कैश में हुआ है, ये कैश में नहीं हुआ, ये थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम ये टाइप चीज हुई है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पावरफुल थे, उनको गैस के कुछ इन्होंने फायदे जरूर दिए जिससे नुकसान हुए, लेकिन इस वक्त नैब के अफसरों के पास कोई दस्तावेजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सिंपली वर्बल जो उनको वो बता रहे हैं तुकीर सादिक उसी पे चल रहे हैं, उनको ये कन्फ्रंट करने के लिए कोई एविडेंसेस नहीं है। तुकीर सादिक ने कहा जी मैं सारे जुर्म मान लूंगा, पहले आप मुझे कुछ दस्तावेजात दिखाएं, मुझे ये कैलकुलेशन करके बताएं कि 82 अरब रुपया आप लोगों ने कैसे बनाया हुआ है। सो नैब के अफसरान जो 2-3 से मेरी बात हुई वो कहते हैं हमने तो हाथ खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लगता ये है कि ये बैंक ऑफ पंजाब जैसा केस बन जाएगा कि ये तुकीर सादिक साहब ये 3-4 साल जेल पड़े रहेंगे, जमानत इनकी कोई नहीं लेगा। अदरवाइज कोई बड़े नाम अभी तक कोई सामने नहीं है, उन्होंने कोई डिवाल्ज नहीं किया, ना इन्होंने ऑफर की थी कि हम आपको वादा माफ गवाह बनाते, उसने कहा जी मैंने वादा माफ गवाह नहीं बनना, क्योंकि जब तक पहले साबित नहीं करेंगे कि मैंने इतनी की करप्शन की है तो उसके बाद ही फिर आपसे बार्गेन हो सकती है, डील हो सकती है। सो नैब जो लोगों से डील कर रहा था, अब उसके लिए ये तुकीर सादिक से डील करना सबसे बड़ा सही। अच्छा क्लासा साहब, नैब ने एक और दावा किया है कि अगर आज गिलानी साहब पेश नहीं हुए, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राजा साहब के सर पर भी गिरफ्तारियों के जो साए हैं वो मंडला रहे हैं, अगर ये गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी हमारी सियासत? मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक डेंजरस डेवलपमेंट होने वाली है जो मुझे लग रही है कि ये गिलानी साहब तो बड़ा ये क्लियरली कह चुके हैं जी मैं तो नहीं पेश होऊंगा क्योंकि मुझे इस तरह अब मिला हुआ है, इसके तहत आइन के तहत मुझे इन्वेस्टिगेट आप नहीं कर सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव था, मैंने कई फैसले किए, कोई दुरुस्त भी होंगे कुछ गलत भी होंगे। उन्होंने कहा जी नैब ने गिरफ्तार करने आके मुझे गिरफ्तार कर ले। आज IG पंजाब का मैं बयान अभी देख रहा हूँ, वो कहते हैं जी हम कर लेंगे, ठीक है जी आप उनको कर ले।
राजा परवेज अशरफ साहब की अगली बार ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर जो ऑडिट रिपोर्ट हम दिखा भी चुके हैं अपने इसी प्रोग्राम में, फिर उस पर कल बात हुई कि राजा साहब ने कैसे ये पैसे बांटे हैं और मुमकिन है राजा साहब भी गिरफ्तार हो जाएं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की इस वक्त सियासी जो हालात हैं, या तो वही है जो चीफ जस्टिस साहब कहते रहते हैं कि हम इंसाफ करेंगे चाहे आपका आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। एक इंसाफ तो यह है कि आप इनको गिरफ्तार करें, राजा साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, गिलानी साहब को भी होना चाहिए, उन पर इल्जामात हैं, अदालतों में साफ करें। इसके बाद तीसरा जो एक सिनेरियो बनने वाला है वो है ये सदर जरदारी साहब का, कि जो ही अब ये 6 अगस्त के बाद वो सदर नहीं रहेंगे, उनके सितंबर में चले जाएंगे, तो सदर साहब पे भी 11 से लेके कोई या 15-16 केसेस ये सदर साहब पे भी खुलने वाले हैं जो एनआरओ के तहत क्लोज किए हुए थे। सो 2 वज़ीर-ए-आज़म जेल में, उसके बाद आपके सदर की बारी है, वो जेल में जाएंगे। एक बात तो साहब है ना, एक देखिए लास्टली उस पे एक लास्टली सर, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे वो है, उन पे वो आपको ISC असगर खान केस में FIA को ऑर्डर्स किए हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करे, उन पे इल्जाम साबित होते हैं तो फिर आपको सिटिंग आपका चौथा जो वजीर आजम है वो जेल में जाता है। सो सिनारियो तो मुझे ये लग रहा है कि 2 वजीर आजम पीपल्स पार्टी के, एक नवाज शरीफ साहब पे, उन पे ISC असगर खान केस के हैं, और चौथे जरदारी साहब पे केसेस खुलने वाले हैं। ये अगले 6 महीने का सीन लग रहा है आपको। सही, अगले ये पीपल्स पार्टी विक्टिमाइज होती है, ये बाकी लोग लगता है कल बात करेंगे इस पे, बाकियों को भी पकड़ें। जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है क्लास साहब, कारी साहब, लेकिन जाते जाते कुछ थोड़ा सा जिक्र और एक दो गाने हमने आप लोगों के लिए जो है वो दिखाने हैं आपको। राजेश खन्ना की, उन्हें आज हमसे बिछड़े 1 साल हो गया है। लोगों के दिलों में उनकी फिल्में, उनके गाने और उनके जो अनोखे अंदाज थे वो आज भी जिंदा है। जाते जाते राजेश खन्ना के कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो देखिए। खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से, कितना कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, गारी